प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 2 बचपन जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है बेटा महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करना, बार बार स्मरण करना अर्थात याद करना। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानें अर्थात इनका जीवन परिचय। कृष्णा सोबती जी का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। कृष्णा सोबती जी का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। जब भारत का विभाजन हुआ तो वह हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। विभाजन के बाद दिल्ली में आकर बस गईं, तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती जी को 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। कृष्णा सोबती जी को 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 में कृष्णा सोबती को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। कृष्णा सोबती जी क्या हैं? कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इनकी कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका फिक्शन की एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ये लड़की, डांट से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कथाकृतियाँ अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी है। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया। कृष्णा सोबती जी का मृत्यु 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हुआ। अब हम उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ और किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ए लड़की, दिलो दानिश, हम हसमत भाग 1 तथा 2 और समय सरगम। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और किस सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकरणों से शोभित कृष्णा सोबती ने पाठक को निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया है। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से 2000-2001 के सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये था बचपन की लेखिका कृष्णा सोबती जी के जीवन के बारे में। अब हम बचपन का सारांश जानेंगे कि लेखिका ने इसमें अपने बचपन के बारे में हमें क्या बताया है। लेखिका कृष्णा सोबती दादी या नानी के उम्र की हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती हैं, क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। जो बचपन की लेखिका कृष्णा सोबती हैं वो अपने बचपन के बारे में बताती है, तो कहती है इस समय मेरी उम्र आपके दादी या नानी की उम्र की हो गई है। लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें सब लोग उन्हें जीजी ही कहते हैं, क्योंकि उनका जन्म क्या हुआ था? पिछली शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी में हुआ था। और ये हमारा क्या चल रहा है बेटा? 2021। तो वो कह रही है कि मेरा जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, मैं अब क्या हो चुकी हूँ? बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मेरी उम्र दादी या नानी की है, लेकिन परिवार के लोग मुझे क्या कहते हैं? जीजी कहते हैं। अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं तब से अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, अब हल्के रंग के। कह रही हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ही गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और तो मैंने क्या किया, अब हल्के रंग के कपड़े को पहन रही हूँ। उन्होंने अपने बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया है जिनमें फ्रिल लगे होते थे। तो बेटा यहाँ पे दिया है फ्रिल। फ्रिल का अर्थ होता है बेटा झालर, यानी इनके जो फ्रॉक थे वो झालरदार होते थे, तो ये उनको पहनती थी। और बताती हैं कि वो बालों में रिबन बांधती थी।
उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग की भी याद आती है। बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। कह रही हैं कि जब बचपन में वो छोटी थी तो जब इतवार का दिन आता था, जिसे आप रविवार कहते हैं, तो उस दिन हम लोग क्या करते थे, खुद ही ये अपने मोजे को धोती थी और खुद ही क्या करती थी, जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। कहती है कि जब नया जूता आता था तो जब हम लोग उसको पहनते थे तो क्या होता था, चलने से हमारे पैर में छाले पड़ जाते थे, इसलिए हम लोग उसमें क्या करते थे, रुई लगा लेते थे। और हर शनिवार को बच्चों को ऑयली ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। तो यहाँ पे दिया है बेटा ऑयली ऑयल। ऑयली ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल का अर्थ होता है अरंडी का तेल। पिलाया जाता था, जिसकी गंध इन्हें क्या थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन्हें उसकी गंध इनको क्या होती थी, लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन हर शनिवार को इनको पीना पड़ता था। आगे बताती हैं कि लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि तब रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। कह रही हैं कि हमारे ज़माने में रेडियो, टेलीफोन और ग्रामोफोन नहीं होते थे। तब जब हम लोग की कुल्फ़ी है वो किस में बदल गई है, आइसक्रीम में, और जो कचौड़ी है वो समोसा और पैटीज में, और जो ये शरबत है हम लोग जो पीते थे वो क्या है, अब कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। लेखिका कहती हैं जब मैं छोटी थी तो अपने भाई बहनों के साथ शिमला मॉल में जाके ब्राउन ब्रेड लाती थी और हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। लेखिका बताती हैं कि हम लोग को सप्ताह में एक बार क्या होता था, चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे अधिक चॉकलेट मेरे पास ही होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद ही बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। लेखिका कह रही हैं कि मैं रात में क्या करती थी, जब सोने जाती थी तो अपने बिस्तर में घुस जाती थी और वहाँ चॉकलेट का मज़ा लेती थी, तब मैं चॉकलेट को खाती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं। चनाजोर गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है। चनाजोर जो चना को क्या होते हैं उसे मसालेदार बनाते हैं, तो वो आज भी हम लोग को मिलता है, तो करिए वो आज भी दिखता है। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाकू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और माल की दुकानों का चमक अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। कह रही हैं स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान था जहाँ एक शोरूम था, उसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। जो शिमला से कालका ट्रेन क्या था, पहली बार बना था और वो चला था, तो उसी का मॉडल था, जो पिछली सदी का सबसे तेज़ गाड़ी माना जाता था। जो पिछली सदी का क्या था, सबसे तेज़ गाड़ी थी। उस दुकान की बगल में आँखों के डॉक्टर की एक दुकान थी। लेखिका कहती हैं कि जहाँ ये मॉडल यानी शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, उसी के बगल में एक आँखों के डॉक्टर की दुकान थी, जहाँ लेखिका को पहली बार चश्मा लगाना था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों में ऐनक उतर जाएगी। अंग्रेज जो वहाँ का जो डॉक्टर था वो अंग्रेज़ था, तो कहा था कुछ दिनों में आपके क्या हो जाएंगे, ये चश्मा उतर जाएंगे, पर ऐनक अभी तक नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही जिम्मेदार यानी अपने आप को ही दोषी मानती हैं। कहती हैं कि मैं क्या करती थी, रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था, क्योंकि वो रात में टेबल लैंप के सामने ही अपना क्या करती थी, काम करती थी, पढ़ती थी, लिखती थी। उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया था। जब लेखिका चश्मा लगाने लगी तो उनके चचेरे भाई ने उनको चिढ़ाया था, कहा था आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम की सूरत बनी लंगूर की। उनकी सूरत को किससे तुलना किया था, लंगूर से। लेखिका खींची, मतलब लेखिका क्या हुई, इस पे गुस्सा हुई, थोड़ी चिढ़ी और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतार कर देखती रही। उन्हें अच्छा लगा और मजाकिया भी। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपियाँ लगाना पसंद करती हैं। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ जमा है। लेखिका कहती हैं कि अब चश्मा क्या होता है, उन्हें उनके चेहरे पर अच्छा लगता है, तो वो कहती है कि मैं चश्मे के साथ टोपियाँ लगाना भी पसंद करती हूँ। और उनके पास कई हिमाचली टोपियाँ, मतलब कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ भी उनके पास हैं। तो ये था कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा हुआ बचपन
जो कि एक संस्मरण है और उसके अपने बचपन के बारे में बताया है, जिसके सारांश को मैंने आप लोगों को बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बचपन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।